जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूकेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका जो शेड्यूल्ड है जुलाई मंथ में, उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सही है, आपको एग्जामिनेशन में सीधे रूप से भी देखने को मिलेंगे और इनडायरेक्टली भी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा एग्जामिनेशन तक। और यहाँ पे अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन के साथ। देखिए, आपसे पूछा गया है कि किस मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है, टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। तो जो है ये लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल है, ऑप्शन फर्स्ट वाला जो, ठीक है। ये तिरुमाला तिरुपति में स्थित है आंध्र प्रदेश में, तो इसको ही जो है टेम्पल ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है आल्हा किस राज्य का लोक संगीत है। रीजनल जो म्यूजिक्स हैं इन चीज़ों को भी पूछा जाता है, तो उसी में से एक ये है आल्हा। ये बुंदेलखंड जो रीजन है ना, मध्य प्रदेश और इधर उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा एरिया लगता है, ठीक है, इसमें मेनली परफॉर्म करते हैं इसे। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुछ हमारे पास संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल, और उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो है ना, तो जो है ये है जिनेवा में, है ना, स्विट्जरलैंड, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना इसमें से किस वर्ष में हुई थी, ये बताना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो जैसे एक है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, तो जो हेग में स्थित है, द हेग नीदरलैंड में, ये पूछा जाता है। उसी तरीके ये भी वहीं पे स्थित है, हेग में ही। स्टैब्लिश हुआ था ये जुलाई 2002 में। एस्टेब्लिशमेंट का सिटी जो था वो रोम, है ना, इटली, ठीक। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एनवायरमेंटल चीज़ों से संबंधित हमारा UN का एक इंस्टीट्यूशन है, ये नैरोबी में स्थित है, केन्या, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उसको चुने जिसकी खोज सबसे बाद में हुई। 4 ऑप्शन हमारे पास है, ट्रांजिस्टर, डायोड, SMD सरफेस माउंटेड डिवाइस और IC चिप्स, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में देखिए तो इन सब का यूज़ होता है ना। तो जैसे ये सब सबसे पहले इसमें जैसे डायोड की खोज हो गई थी 1910 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर, IC चिप्स, है ना, ये सब जो जैसे हम कंप्यूटर के जनरेशन पढ़ते हैं उसमें भी पूछा जाता है ना कि किस में क्या यूज़ हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों जो है 1950s में जो है फाउंड किए गए। और SMD जो है ये भी कम्युनिकेशन के रूप में यूज़ होता है इन डिवाइसेस में, ये 1960s में इस्टेब्लिश हुआ, है ना। तो सबसे बाद में कुल मिला के यही हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के किन राज्यों में वर्षा होती है। मोस्टली विंटर के महीनों में जो भूमध्य सागर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, तो ये अपने साथ वर्षा जो है मतलब होते हुए इधर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनसे वर्षा होती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन सभी एरियाज में। 2 कथन हमारे पास सब हैं, इसमें से देखना है क्या सही है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है या फिर गलत। पहले में है कि भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं, ठीक है। देखिए सर्दियों के मौसम में ही ये जो है, अभी जैसे हमने ऊपर देखा तो भूमध्य सागर के रीजन से ही, है ना, जो ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, ये यहाँ पे सर्दियों के मौसम में इस प्रकार के चक्रवात जो है, इसका कह लीजिए ये अनुभव आपको जो है मतलब इस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के आसपास होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि इंडिया में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये इन चीज़ों को लेकर के आती है, ठीक है। फिर जो है सेकंड स्टेटमेंट हमारा है कि दिसंबर के अंत तक, यानी कि 22 दिसंबर तक का जो समय यहाँ पे लिखा है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है। तो सूर्य की पोजीशन जो है ये भी हमारी ठीक है, तो इसमें हम C ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप चाहें तो थोड़ा डिटेल में एक बार देख लीजिए।
दो कथन हमारे पास फिर से हैं, सही को देखना है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। तो भारत में जैसे अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए तो क्या था, डायरेक्ट इलेक्शन ये थे, क्योंकि हम आप सीधे जाकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं। परंतु जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, इसमें क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो राज्यों की है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट वाले में क्या है कि एमपीज और एमएलएज दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या है कि सिर्फ संसद जो है, पार्लियामेंट, उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं सारे, सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं पार्टिसिपेट करते। तो वही जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया कि अप्रत्यक्ष इलेक्शन तो होता है ना, जो हमने बता दिया आपको, परंतु राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो उसमें वोट डालते हैं। तो सिर्फ पहला कथन हमारा ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल क्या, हम इसमें वॉइसराय टर्म यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि कैपिटल शिफ्ट हुई थी जो है मेनली 1911, पर जो एक्चुअल ट्रांसफर मानते हैं 1912 का मानते हैं। तो अब ये शासनकाल किसका है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, 1910 से 16 तक, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ ब्रिटिश टाइम पीरियड के इवेंट हमारे पास हैं और किस वायसराय के टाइम पीरियड के वो हैं वो लिखा हुआ है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं 3, 1930, 31 और 32। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय ये जो है किसका टाइम पीरियड है? लॉर्ड वेलिंगटन का। तो ये वाला पहला ही गलत है ना, अन्य विकल्प जो है ये ठीक है। नेक्स्ट है, किस रेजिडेंट की रिपोर्ट को फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था? आपको पता है कि जैसे ये कई सारे जो टेरिटरीज थी इसका एनेक्सेशन ब्रिटिशर्स ने किया, तो जैसे मेनली लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, है ना, अवध का रीजन जो था ये उस समय नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है। तो इसको उन्होंने एनेक्स किया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ये मिसरूल, है ना, ये कह सकते हैं, ठीक। तो अब ये इसी टाइम पीरियड में लॉर्ड डलहौजी के टाइम जो है एक ये रेजिडेंट जो होते थे इनको रिपोर्ट करते थे वायसराय को, इसको अपॉइंट किया गया था इस रीजन में जेम्स आउटरम, ठीक है, ऑप्शन बी वाला। तो इसने ही रिपोर्ट दी थी जो है कि अवध के रीजन में जो है चीज़ें सही नहीं है और करप्शन है, मिसरूल है, एक तरीके की चीज़ें हैं। तो उसी रिपोर्ट को आधार बना करके इन्होंने उसको जो है एनेक्स किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा किस वर्ष में एनेक्स किया गया, तो जैसे सतारा का नाम पहले आता है ना, 1848, इसको भी ध्यान रखेंगे। संबलपुर, उदयपुर, है ना, झांसी, नागपुर, करौली, ये सब चीज़ें, ठीक, सबको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के फलस्वरूप, है ना, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट मॉडिफाई कर लेंगे हम कि इनके प्रयासों के फलस्वरूप, ठीक है, इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए काफ़ी प्रयासरत रहे उस समय में। तो इसी फलस्वरूप किस गवर्नर जनरल के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ? तो जो है विडो रीमैरिज एक्ट का जो ड्राफ्ट बनाया लॉर्ड डलहौजी ने और पास हुआ था ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग। महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, इन्होंने निम्नलिखित में से किसे दक्कन का ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहा था? तो जैसे अभी हमने बात की कि ये विद्यासागर जी जो है विधवा जो रीमैरिज थी उसके लिए काफ़ी प्रयासरत रहे। तो ऐसे इंडिया देखेंगे ना, हमारा जो ये वेस्टर्न रीजन है इधर दक्कन प्लेटू जिसे हम कहते हैं, महाराष्ट्र और ये नीचे थोड़ा सा कर्नाटका, राजस्थान का कुछ एरिया जो ब्लैक सॉइल का भी रीजन है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस रीजन में इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्रयासरत रहे थे ये कंदुकूरी वीरेशलिंगम, ऑप्शन बी। तो इनको जो है ये नाम से एमजी रानाडे ने पुकारा, ठीक। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ ब्रिटिश टाइम पीरियड के एक्ट हैं और किस वर्ष में पारित किए गए ये लिखा हुआ है। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1871 नहीं, ये 1891 का है, ठीक है। और इसको जो है ये एक्ट 10 इस नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? अभी जैसे हमने बताया फिर से ऊपर ही कि वेस्टर्न इंडिया का हमारा जो ये पार्ट है, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब, तो ये हमारा डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना आता है और यहीं पे मेनली जो है हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो जिसमें कॉटन का प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है, तो इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसी का अन्य नाम है रेगुर, है ना। नीचे हमारे पास कुछ युद्ध लिखे हैं और उसको काल अनुक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजी।
तो देखिए इनमें से सबसे पहले हुआ बाबर के टाइम में खानवा का युद्ध, ठीक है, 1527। उसके बाद कन्नौज है ना, बैटल ऑफ कन्नौज, तो ये है नहीं सॉरी, चौसा का युद्ध होगा 1539। फिर कन्नौज का होगा 1540 और उसके बाद तालीकोटा का युद्ध, ये जो लिखा है ये है 1565, ठीक है। तो विकल्प पहला ही सही है। हमारे पास दो कथन है, कौन सा सही है इसको बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है। पहला है सापेक्ष गरीबी, दूसरा निरपेक्ष, है ना। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, तो रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ से हम रिलेट कर रहे हैं उसको, है ना। तो पहले कथन में कहा गया है कि इसका अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली गरीबी से है, ठीक है। तो जैसे सपोज हम इंडिया में हैं और चाइना से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास अगर कुछ चीज़ें चाइना के लोगों से कम है तो हमारी क्या है, वो रिलेटिवली हम पुअर हैं उनसे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में निरपेक्ष दृष्टि से उन लोगों को गरीब कहा जाता है, यानी कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ना की डेफिनेशन है, उसमें क्या है कि जिनका निर्वाह स्तर इतना नीचे होता है कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं, यानी कि बेसिक नीड्स भी फुल नहीं हो रही हैं, जैसे कि फूड, क्लोथ, ये सब चीज़ें, है ना, एब्सोल्यूट गरीब। तो दोनों ही बातें तो सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था, यानी कि जो वाराणसी का रीजन है। तो ये बात है ये चालुक्यन जो रीजन की किंग थे कुमारपाल, ठीक है। तो थोड़ा इसको डिटेल में चाहे तो पढ़ लीजिए एक बार। हमारे पास विद्रोह लिखे हुए हैं और किन वर्षों में वो हुए, ठीक है। तो ये इंडिगो रिवोल्ट जो है बंगाल के रीजन में काफ़ी फेमस है। इसमें जो है दिगंबर विश्वास वगैरह जो थे, विष्णुचरण विश्वास, ये इसको मेनली इसके लीडर्स थे, है ना। तो ये 5960 है ना, ये ठीक है। और पाबना किसान विद्रोह, ये भी बंगाल के रीजन में जैसे देखेंगे तो कई सारे फेजेस में चला, है ना। मेनली 85 तक ये चला था, ठीक है। तो अब इसमें जैसे सपोज इन्होंने यही लिखा है तो इसको भी हम सही मानेंगे, इसमें जो है दोनों सही हो जाएंगे। थोड़ा इन दोनों रिवोल्ट की क्या स्पेशलिटी रही, इसको थोड़ा पढ़िए। कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना इसमें से किसने की थी, ये बताना है। इसमें हुगली रिवर के बैंक पे, है ना, बेलूर मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। और ये रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की कुछ बुक्स या पत्र पत्रिकाएं हैं और उसके एडिटर, राइटर, उसके रेफरेंस में कौन सा पेयर सुमिलित नहीं है। तो सत्याग्रह, इसमें जैसे एक पुस्तक लिखी गई थी सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928 में, तो ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले, ये गलत है। अन्य ऑप्शंस जो है वो ठीक है। इसमें से कौन सा प्रवसन का कारण होता है, माइग्रेशन, एक ए सिटी से बी सिटी की ओर अगर कोई व्यक्ति परिवार सहित जा रहा है या इंडिविजुअली भी जा रहा है। तो इकोनॉमिक रीजन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई गांव में है तो शहरों में उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ पे जाएगा। फोर्स्ड माइग्रेशन भी कुछ रीजंस होते हैं, है ना, पॉलिटिकल कारणों से भी, है ना, माइग्रेशन हो जाता है कई बार। तो तीनों ही सही हैं। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है युग्म। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1927 में, ये गलत है। ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये भीमराव अम्बेडकर जी का काफ़ी पॉपुलर है एस्टेब्लिशमेंट, 1930। तो दोनों ही गलत हैं इसमें। इसमें से जो तीर्थंकरों के नाम लिखे हैं उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। 24 तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में, आप जानते हैं, ठीक है। तो जैसे जो ये फाउंडर हुए हमारे कौन थे, ऋषभनाथ जी, और जो सबसे अंतिम है 24वें हमारे, इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो महावीर स्वामी, तो इनको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 24 की लिस्टिंग एक बार देख लीजिएगा। अब इसमें जैसे सबसे ये हम अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो अभिनंदन नाथ जो है ये 4थे नंबर के थे। फिर जो है इसमें ये पद्म प्रभु ये 6ठे नंबर के थे। उसके बाद विमल नाथ ये 13वें नंबर के थे और मनीष सुब्रत नाथ ये 20वें नंबर के थे। तो थोड़ा एक बार लिस्टिंग देखिएगा, ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा 4 सिस्मिक जोन्स के में इंडिया को डिवाइड किया गया है, जो ये पूछा भी जाता है। तो जोन 2 देखिए 2 नंबर से स्टार्ट होता है, जोन 3, फिर जोन 4 और जोन 5, ठीक। तो अब जो है जैसे हाई इंटेंसिटी जहाँ पे भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होती है ना, जैसे ये जोन 5 में, तो ये उस पर जो हम स्केल देखते हैं ना, इसकी इंटेंसिटी वाली, जैसे मर्केली स्केल वगैरह देखते हैं, तो 9 या उससे ज़्यादा की है ना इंटेंसिटी।
और क्या है कि अब जैसे इन विकल्पों में हम देखें तो जितने भी हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं या इधर नॉर्थ के रीजन है वो 5 जो हमारा जोन है 5वां उसमें आते हैं, ठीक है। अब इन विकल्पों में कर्नाटका प्लेट्यू जो लिखा हुआ है तो ये हमारा आता है इसमें जोन 3 में, है ना, मतलब कि इसमें 7 के आसपास की इंटेंसिटी होती है, तो इसको हम चुन सकते हैं। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? सतपुड़ा नेशनल पार्क है हमारा यहाँ पे, ऑप्शन बी, ठीक है, मध्य प्रदेश में, इसमें स्थित है ये। कुछ हमारे पास स्टेटमेंट हैं उसमें से क्या सही नहीं है। कंप्यूटर के रेफरेंस में चीज़ें लिखी हैं, CPU के बारे में लिखा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये, है ना, तो ये गलत हो गया, अन्य ऑप्शंस ठीक है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, जो क्वेश्चन अगर मैंने पूछे होंगे उसको कमेंट करके बताइएगा। हमारे पेड ग्रुप्स अभी भी चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहें उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। पेड क्विज में भी 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए हुए हमने, प्रैक्टिस का एक बहुत अच्छा माध्यम है ये, इसमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं। इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, उस पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।